सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 10 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2023 के लिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो आंसर होगा कोलकाता। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार कोलकाता ये लगातार चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि कोलकाता में 2023 में प्रति लाख जनसंख्या पर 83.9 गंभीर अपराध दर्ज है, जो कि 20 लाख से अधिक आबादी वाले 19 भारतीय शहरों में सबसे कम है। जैसे कि कोच्चि में प्रति लाख आबादी पर 3192.4 अपराधों के साथ कोच्चि सबसे असुरक्षित शहर है। उसके बाद दिल्ली का नंबर आ गया, फिर सूरत आ गया। तो कोलकाता सबसे सुरक्षित है क्योंकि यहाँ पे देखा गया कि 2023 में प्रति लाख आबादी पर सबसे कम अपराध दर्ज हैं। कितने हैं? 83.9। इसी तरह से कोलकाता में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी इसी तरह की गिरावट देखी गई है। जैसे कि 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या कितनी थी? 1890 थी, जो कि 2023 में कितनी रह गई है? 1746। मतलब इतने मामले देखे गए। मतलब महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जो दर है प्रति लाख आबादी पर 25.7 है, जो कि चेन्नई और कोयम्बटूर के बाद देश में सबसे कम है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि महिलाओं के खिलाफ सबसे कम अपराध किस शहर में है? तो आंसर हो जाएगा फिर चेन्नई, उसके बाद कोयम्बटूर, उसके बाद है कोलकाता का नंबर। तो कहने का मतलब ये हो गया, टोटल अपराधों में बात करेंगे, टोटल गंभीर अपराधों के मामले में, तो ये सबसे कम कोलकाता में है। इसीलिए कोलकाता को सबसे सुरक्षित शहर का दर्जा दिया इन्होंने। लेकिन अगर पर्टिकुलरली हम बोल रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में, तो फिर चेन्नई नंबर 1 पर है, कोलकाता तीसरे स्थान पे आ गया, दूसरे पे कोयम्बटूर है। तो भारत के सबसे सुरक्षित शहरों की बात कर रहे हैं तो पहले स्थान पे कोलकाता, फिर हैदराबाद, फिर पुणे। और सबसे असुरक्षित शहरों की बात करें तो पहले स्थान पे कोच्चि आ गया, फिर दिल्ली है, फिर सूरत हो गया। और गंभीर अपराधों के मामले में देश का जो एवरेज है, एवरेज संख्या कितनी हो गई देश की? 433 प्रति लाख आबादी पर। ठीक है, तो ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो रिपोर्ट जारी की उसके अनुसार मैंने आपको ये डेटा बता दिया है, आपको ध्यान रखना है। बाकी कोलकाता की बात हुई थी, तो कोलकाता उन किन किन कारण से न्यूज़ में था एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। आपको ये तो याद होगा ही सही, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये कौन सी थी? कोलकाता मेट्रो। और कोलकाता मेट्रो से याद रखना 2010 में ये भारतीय रेलवे की 17वीं रेलवे जोन बनी थी। अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कोलकाता है। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किया गया कोलकाता में। 1778 में अंग्रेजों ने भारत में कहाँ पर पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की थी? कलकत्ता। पहला न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था जो भारत में, वो है बंगाल गजट। किसके द्वारा? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। और भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला जो कहाँ पर लगता है? कोलकाता में। अभी 2025 में 48 नंबर का एडिशन था, इसमें थीम कंट्री जर्मनी रहा। और कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया। 2024-25 सत्र का छठा इंडियन सुपर लीग शील्ड खिताब जीता था मोहन बागान सुपर जायंट ने जीता था। उड़ीसा फुटबॉल क्लब को हरा करके, जो हुआ कहाँ पे था? कोलकाता में। हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 ये दिया गया गायत्री चक्रवर्ती को, ये कोलकाता से है, नॉर्वे सरकार ने दिया था ये। तो कोलकाता इन सब कारण से न्यूज़ में था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में किसे 2025 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा लास्जलो क्रास्जनहोरकाई। इनका नाम ही बहुत कठिन है, लास्जलो क्रास्जनहोरकाई। कहाँ से है? हंगरी से है। हंगरी के लेखक हैं ये लास्जलो क्रास्जनहोरकाई, जिनको अभी उनके दूरदर्शी और सर्वनाशकारी उपन्यासों जैसे कि सेटन टेंगो और मेलानचोली ऑफ रेजिस्टेंस के लिए 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता है। एक्चुअली इनकी रचनाएं मानवीय निराशा, अराजकता और सौंदर्य की गहराइयों में उतरती है, जो उन्हें समकालीन विश्व साहित्य में सबसे विशिष्ट आवाजों में से एक बनाती है, ये कहा गया इनके बारे में। और इसीलिए इनको इस बार का 2025 का लिटरेचर का, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है।
लास्चलो क्रासजन होर्काई इनका नाम है, हंगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये चौथी फील्ड में नोबेल पुरस्कार पढ़ा है। इससे पहले 3 फील्ड में मिल चुका है। किस किस में मिल गया भैया? तो हमने देखा था मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री का मिल गया, वो भी रिवाइज कर लो। मेडिसिन का मिला था 3 जनों को, मेरी इब्रुन को, फ्रेड रामसडेल और शिमोन सकागुची। फिजिक्स का भी 3 जनों को, जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनेस। केमिस्ट्री का भी 3 जनों को, सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम यागी। और आज पढ़ा हमने लिटरेचर का, साहित्य का। किसे मिला? हंगरी के लेखक हैं लास्चलो क्रासचन होर्काई इनका नाम है। बाकी जब भी नोबेल पुरस्कार की बात आ रही है, इस शीट में आपको रिवाइज करा रहा हूँ, और मेरे को कराना ये 6 बार रिवाइज। 6 बार हम इसको पढ़ेंगे, इसमें सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। जैसे कि नोबेल पुरस्कारों को स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में देना शुरू किया था। किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, 1901 में शुरू किया। 6 फील्ड में दिया जाता है, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर। अब इकोनॉमिक्स और शांति का और दिया जाएगा। याद रखना, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का सबसे लेट देना शुरू किया गया था 1968 से। और भारत के पहले व्यक्ति जिनको मिला था नोबेल पुरस्कार वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी। 1913 में मिला था साहित्य का, उनकी कृति गीतांजलि के लिए। और सबसे लास्ट में मिला था अभिजीत बनर्जी को 2019 में इकोनॉमिक्स का। सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है जिनको मिला था नोबेल पुरस्कार? तो वो है मलाला यूसुफजई, 17 साल की उम्र में मिल गया था शांति का। सबसे ज़्यादा उम्र में मिला था किसे? जॉन गुड एनफ को, 97 वर्ष की उम्र में इनको मिल गया था केमिस्ट्री की फील्ड में। वैसे अभी निधन हो चुका है इनका, तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर नवे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो यहाँ पे हम बात करें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 की, और ये एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार, मीडिया और टेक्नोलॉजी कार्यक्रम है, जिसका उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कहाँ पर किया? नई दिल्ली में, नई दिल्ली की यशोभूमि में। और 2025 में ये इसका नवा एडिशन है। थीम क्या रही? परिवर्तन के लिए नवाचार। तो याद रखना, ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 था, जो नई दिल्ली में हुआ, उद्घाटन किया था मोदी जी ने। इसी तरह से कुछ और समिट या सम्मेलन मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि अभी 150वीं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन समिट हुई उज्बेकिस्तान में, ये प्रश्न आया था एग्जाम में। नाटो समिट द हैग नीदरलैंड में हुआ। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता हुई चेन्नई में। शहरी स्थानीय निकायों का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ मानेसर गुरुग्राम में। एशियाई राज्यों की 23वीं रासायनिक हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक हुई नई दिल्ली में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक हुई रांची झारखंड में। दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन हुआ विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ भुवनेश्वर में। समुद्री वित्त शिखर सम्मेलन 2025 हुआ नई दिल्ली में। तीसरा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन लैंड लॉक डेवलपिंग कंट्रीज हुआ तुर्कमेनिस्तान में। वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता INC 5.2 का आयोजन हुआ जेनेवा में। INC का मतलब हो गया इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी अक्टूबर 2025 में ही 8वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा भारत करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली की हम बात कर रहे हैं। 2025 में ये इसका 8वां एडिशन होगा, जो कि 27 से लेकर 30 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। और भारत इसकी मेजबानी करेगा। भारत में भी कहाँ? नई दिल्ली में होंगे। तो इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? सौर ऊर्जा अपनाने, नीति निर्धारण और बुनियादी ढांचे के विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए दुनिया भर के नेताओं, नीति निर्माताओं और हितधारकों को एक साथ लाना, ये इस सम्मेलन के आयोजन करने का उद्देश्य है। अच्छा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, देखो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी, COP21 के दौरान भारत और फ्रांस ने मिलकर के की थी। मुख्यालय इसका आपको गुरुग्राम हरियाणा में मिल जाएगा। और इसके डायरेक्टर जनरल अभी नए बन चुके हैं, आशीष खन्ना, अभी मार्च 2025 से ही। उसके अलावा पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन ये नई दिल्ली में ही हुआ था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने इसका आयोजन किया था। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां फुल मेंबर बना था पराग्वे, 101वां मेंबर नेपाल बना था और 107वां मेंबर मालदोवा बना था। पिछले साल इसका जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो 7वां सत्र हुआ था वो भी नई दिल्ली में हुआ था। इस बार भी यह 8वां सत्र
8वां सम्मेलन नई दिल्ली में ही हो रहा है। अच्छा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उद्देश्य क्या है? सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए 2030 तक $100 बिलियन जुटाना। उसके अलावा याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? मॉरिशस है। और ये मैंने आपको बता ही दिया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 107वां पूर्ण सदस्य ये मालदोवा बना था। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 2025 के शस्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा अलेक्जेंडर स्मिथ को। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना है इसको। अभी 2025 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार इसकी घोषणा कर दी गई है। जो किसे मिलेगा? अलेक्जेंडर स्मिथ को मिलेगा। ये अमेरिकी हैं, याद रखना। ये जो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार है ना, 32 वर्ष से कम आयु के युवा गणितज्ञों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। 32 वर्ष से कम आयु इनकी होनी चाहिए। 32 वर्ष ही क्यों? क्योंकि जो श्रीनिवास रामानुजन थे हमारे, उनका निधन हो गया था 32 वर्ष की आयु में। इसीलिए 32 वर्ष से कम उम्र के युवा वैज्ञानिकों को इसमें चुना जाता है। देता कौन है? शस्त्र यूनिवर्सिटी। कब से इस पुरस्कार की स्थापना होती है? 2005 से। और पुरस्कार के रूप में कितने रुपये दिए जाते हैं? तो 10 रुपये नहीं, मतलब कितने राशि दी जाती है? तो $10,000 की राशि दी जाती है। लास्ट टाइम भी ये किसे दिया गया था? अलेक्जेंडर नाम के व्यक्ति को ही दिया गया था। उनका पूरा नाम था अलेक्जेंडर दुन। वो ऑस्ट्रेलिया से थे और इस बार दिया जा रहा है अलेक्जेंडर स्मिथ को। ये यूएसए से हैं। ठीक है, तो दोनों अलेक्जेंडर हैं, नाम ध्यान रखना आप। और श्रीनिवास रामानुजन की जयंती को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं, जो आती है 22 दिसंबर को। ये लाइन भी याद रखना। अब ये अवार्ड वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स देख लेते हैं। जैसे कि अभी 34वां सरस्वती सम्मान 2024 के लिए दिया गया साधु भद्रेश दास को, संस्कृत विद्वान थे। उनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार 2025 दिया गया राणा दासगुप्ता को, भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार राजेश उन्नी को दिया गया, समुद्री क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान है। सुदर्शन पटनायक फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे, इंग्लैंड से हैं। पी शिवकामी वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 मिला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान मिला, मित्र विभूषण उसको कहते हैं। और टोक्यो में लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार दिया गया डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को। किस राज्य को आधार कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए 2 UIDAI पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? मेघालय। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल यंग लीडर फॉर द ईयर 2025 किस मंत्री को चुना गया? राम मोहन नायडू को। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान मिला समर अबू एलफ को, फिलिस्तीनी फोटोग्राफर हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स रहेंगे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय पहल है विकसित भारत बुल्डेथॉन, इसका ब्रांड एम्बेसडर अभी किसे बनाया गया? तो आंसर होगा शुभांशु शुक्ला को। तो कैप्टन या ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, इनको अभी विकसित भारत बुल्डेथॉन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। विकसित भारत बुल्डेथॉन 2025 क्या है? ये एक नेशनल लेवल इनिशिएटिव है जिसका उद्देश्य है यूथ में इनोवेशन को बढ़ावा देना। विकसित भारत बुल्डेथॉन 2025 की बात करते हैं तो हमने कहा ये एक नेशनल लेवल इनिशिएटिव है। इसको लॉन्च किया गया था 23 सितंबर 2025 को। शिक्षा मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया। इसका उद्देश्य है कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को एनकरेज किया जाए ताकि वे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाल सके और इनोवेशन कर सके। और इसी का अभी इस पहल का ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। शुभांशु शुक्ला के बारे में आप सभी जानते हो, ये इंडियन एयरफोर्स के एक ऑफिसर हैं और एक एस्ट्रोनॉट हैं। और अभी इनका नाम हमने क्यों पढ़ा था? क्योंकि स्पेस में जाने वाले वो दूसरे भारतीय बने थे, या हम यूँ भी कह सकते हैं ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले वो पहले भारतीय हैं। अभी वो एक्सियोम 4 मिशन के तहत 25 जून से लेके 15 जुलाई तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए थे। एक्सियोम 4 मिशन ये एक्सियोम स्पेस कंपनी है, इसके द्वारा ही लॉन्च किया गया एक प्राइवेट मिशन था जिसके तहत ये 4 एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए थे और 18 दिनों तक रहे थे। वो 4 एस्ट्रोनॉट्स कौन कौन थे वो भी आप देख लो। पैगी विटसन थे अमेरिकी, शुभांशु शुक्ला ये भारतीय थे, और स्टेवोस ये पोलैंड से थे, टिबोर कापू ये हंगरी से थे। और किस रॉकेट से इस मिशन को लॉन्च किया था? तो फॉल्कन 9 रॉकेट से, जो कि स्पेस एक्स का है। ठीक है, तो शुभांशु शुक्ला के बारे में याद रखना।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय थे और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय, राकेश शर्मा के बाद। और अभी इन्हीं को विकसित भारत बुल्डेथॉन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। शुभांशु शुक्ला से आप ये याद रख सकते हो। अच्छा, आप एक काम करो, ये ऑप्शन जो देखे हैं, ये ऑप्शन सारे आपने देखे हुए हैं। अभी गगनयान मिशन के लिए 4 एस्ट्रोनॉट्स को चुना गया था, वो चारों के नाम यही हैं: प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। ठीक है, तो इस तरह से ये भी रिवाइज हो गया हमारा, तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में यूनेस्को का पहला अरब महानिदेशक कौन बना है, यानी कि यूनेस्को के भी नए महानिदेशक कौन बन गए हैं जो कि अरब देश से हैं। तो आंसर होगा खालिद अल एनामी। तो खालिद अल एनामी, इनको यूनेस्को का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। वे यूनेस्को के 11वें नंबर के, या यूं कह दो अरब कंट्री से पहले डायरेक्टर जनरल बने हैं इसके। और इन्होंने किनका स्थान लिया, किनको रिप्लेस किया? औद्रे उजाले को, जो कि फ्रांस से थे। और ये खालिद अल एनामी है कहां से, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो मिस्र, इजिप्ट से हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा कि यूनेस्को के अभी नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं। तो खालिद अल एनामी बन गए हैं और इजिप्ट से ये बिलोंग करते हैं। इन्होंने स्थान लिया है औद्रे उजाले का। अब यूनेस्को के बारे में हम पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। देखो, यूनेस्को की बात करें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म होती है, स्थापना होती है 1945 में। हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस हो गया। और डायरेक्टर जनरल हमने कहा औद्रे उजाले, ये फ्रांस से थे, अब इनको रिप्लेस कर दिया है खालिद अल एनामी ने, जो कि मिस्र से हैं। उसके अलावा आपको याद है अभी 2025 का यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया था लॉ प्रेंस को। ये निकारागुआ का 100 साल पुराना अखबार है। और इसी के बाद जो निकारागुआ है ये यूनेस्को से अलग हो गया, अमेरिका भी हो चुका है। बाकी कुछ अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज करा दूं। अभी बार्क इंडिया के अध्यक्ष बने थे गौरव बनर्जी। बार्क मतलब हो गया ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश कुलचा। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अभी लगातार तीसरी बार बने अजय सिंह। भारत में अमेरिकी राजदूत यानी कि एम्बेसडर बने सर्जियो गौर। प्रधानमंत्री जी के उप राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने अनीश दयाल सिंह, जबकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल। फसाई के नए सीईओ राजीत पुन्हानी। न्यू डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट राजीव रंजन। भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ एसोसिएशन ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अध्यक्ष बने श्रीनिवासन स्वामी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के प्रेसिडेंट विटोल्डा बाका। और इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अभी 80वें सत्र के अध्यक्ष बने एनालेना बैरबॉक, जर्मनी से हैं। और इन्होंने रिप्लेस किया फिलेमॉन यांग को, जो कि कैमरून से थे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उर्जित पटेल। 29वीं महालेखा नियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट बनी थी अभी टीसीए कल्याणी। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन का नया सीएमडी बनाया भूपेंद्र गुप्ता को। खनन मंत्रालय के नए सचिव बने पीयूष गोयल। देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन, जो तमिलनाडु से हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का आयोजन ये किस देश में किया जा रहा है? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, अभी इसका आयोजन 9 से लेकर 15 अक्टूबर तक किया जा रहा है। कहां पर? अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात में। और इस समिट में भारत जो है ये एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए अपनी पहली नेशनल रेड लिस्ट को जारी करेगा। और इस सम्मेलन की थीम है पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। नेशनल रेड लिस्ट क्या है? ये IUCN की एक रेड लिस्ट है या रेड डेटा बुक। अब ये नेशनल रेड लिस्ट क्या है जो भारत जारी करेगा? आपको पता है IUCN एक रेड लिस्ट या रेड डेटा लिस्ट जारी करता है और इसमें दुनिया के प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज को 9 कैटेगरीज में रखा जाता है, जैसे कि जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, जो एंडेंजर्ड हैं, जो थ्रेटन कैटेगरी में है। इसी तरह से 9 कैटेगरी अलग अलग की गई है। तो इससे पता चलता है कि कौन सी स्पीशीज कितने खतरे में है। इसी तरह से भारत भी अपनी रेड लिस्ट जारी करेगा, जिसमें भारत के प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज के बारे में जानकारी मिलेगी। फायदा क्या होगा? इससे वैज्ञानिकों को स्पीशीज के बारे में डेटा मिलेगा, जिससे उनका कंजर्वेशन बेहतर ढंग से किया जा सकेगा। और इससे भारत के कंजर्वेशन स्टेटस का भी पता लगेगा कि भारत ने कंजर्वेशन के लिए कितना काम किया है और इसका क्या फायदा हुआ है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। IUCN की बात करें एक बार। IUCN का मतलब हो गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसकी स्थापना होती है 1948 में। हेडक्वार्टर ग्लेन, स्विट्जरलैंड में हो गया। और अभी IUCN ने हैरी मेसेल पुरस्कार दिया था, जो मिला था
बिप्लब कुमार तालुकदार को, जो असम से बिलोंग करते हैं। और IUCN ने रेड डेटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट के रूप में किसे सूचीबद्ध किया था? पश्चिमी घाट को, वेस्टर्न घाट्स को। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का नया सदस्य कौन बना है? तो आंसर होगा मालदीव बना है। तो अभी मालदीव को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का नया मेंबर बनाया गया है। तो अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के टोटल मेंबर कितने हो गए? 181 हो गए। और इस संस्था की बात करें, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की, तो इसकी स्थापना होती है 29 जुलाई 1957 में। हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में मिलेगा और डायरेक्टर जनरल हैं राफेल ग्रोसी, जो कि अर्जेंटीना से हैं। अब मालदीव इसका नया सदस्य बना। मालदीव लेकर के चलते हैं, ये रहा मैप में मालदीव। कैपिटल माले हो गई, करेंसी है मालदीवियन रुपया, और प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़्ज़ू। हम मालदीव के साथ में एक्वेरियन एक्सरसाइज करते हैं, एकता अभ्यास करते हैं। अभी आपको याद होगा, मालदीव का ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर कटरीना कैफ को बनाया था। और इसी साल अभी मालदीव ने अपने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मोदी जी को चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया था। और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो, लक्षद्वीप और मालदीव को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है, या इनके बीच में कौन सा डिग्री चैनल है? तो 8 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में। अच्छा, जिस तरह से हमने देखा कि अभी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का नया सदस्य बना मालदीव, इसी तरह से कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि अभी किसी संगठन में कोई नया मेंबर बना है तो वो कौन सा बना है। इस तरह के जो प्रश्न हमने करंट अफेयर्स में पढ़े, देखते हैं एक बार। जैसे अभी G20 का नया मेंबर बना था अफ्रीकन यूनियन, जिसका मुख्यालय अद्दिस अबाबा इथोपिया में है। ब्रिक्स के नए मेंबर बने थे ईरान, UAE, इथोपिया और इजिप्ट। अर्जेंटीना ने मना कर दिया था। और उसके बाद इंडोनेशिया भी इसका सबसे नवीनतम 10वां मेंबर बना था। आसियान का 11वां मेंबर तिमोर लेस्टे या ईस्ट तिमोर बना था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10वां मेंबर बेलारूस था, 9वां ईरान बना था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 191 नंबर का मेंबर बना था लिंक्टेनस्टाइन, याद रखना 2024 में बना था ये, जिसकी कैपिटल होती है इस देश की कैपिटल वाडूज। वर्ल्ड बैंक का 189 नंबर का बना था नाउरू। यूनाइटेड नेशन का 193 नंबर का बना था साउथ सूडान। नाटो का 32वां बना स्वीडन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां मेंबर पराग्वे बना था। 99 नंबर का स्पेन और 101वां नेपाल बना था। और यूरो करेंसी को अपनाने वाला 20वां देश क्रोएशिया बना था। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र कमांड में 18वां सदस्य देश बना जर्मनी। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना था, सबसे नवीनतम देखोगे 11वां तो उज्बेकिस्तान बना था, 10वां कोलंबिया। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69 नंबर का मेंबर इजराइल बना। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य नाउरू बना, 110वां। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 181वां सदस्य बना जमाइका। इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन का नया मेंबर हिंडाल्को बना। भारत जो है ये बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति में शामिल हो गया। और ब्रिक्स ग्रुप का नया पार्टनर स्टेट बना नाइजीरिया। ओपेक प्लस ग्रुप में नया सदस्य बना ब्राज़ील। और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का अभी 182वां भी सदस्य बन गया बेलीज। हमने ऊपर देखा था 181वां जमाइका बना और 182 नंबर का बन गया उसके बाद बेलीज। बाकी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने वाला पहला यूरोपीय देश बना था हंगरी। और उसके बाद हमने देखा था कि इसी से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से ही 3 और देशों ने अलग होने की घोषणा कर दी थी। तीनों ये पश्चिमी अफ्रीकी देश थे। कौन कौन से? बुर्किना फासो, माली और नाइजर। और WHO से कौन कौन से देश अलग हुए? अमेरिका और अर्जेंटीना। और यूनेस्को से अभी अलग होने की घोषणा कर दी थी निकारागुआ ने। ठीक है, तो इसी से संबंधित ये सारे प्रश्न थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में चर्चा में रही न्यू स्टार्ट संधि किन 2 देशों के बीच है? तो आंसर होगा अमेरिका और रशिया। तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी ये रशिया और अमेरिका के बीच एक न्यूक्लियर वेपन को कम करने के लिए ट्रीटी है। और अभी हाल ही में रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने इस ट्रीटी को 1 साल और बढ़ाने के लिए कहा है। और इसके बाद अमेरिका के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस पर सहमति जताई है। ये ट्रीटी 5 फरवरी 2026 को खत्म होने वाली है। तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी ये रशिया और अमेरिका के बीच एक न्यूक्लियर वेपन्स को कम करने के लिए ट्रीटी है। और आपको बता दूं, इस ट्रीटी ने
ट्रीटी ऑफ मॉस्को को रिप्लेस किया था, जो कि 2012 में ख़त्म हो गई थी। अमेरिका और रशिया के बीच है, याद रखना। इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए थे 8 अप्रैल 2010 में। किसने किए थे? उस समय जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा और जो रशिया के प्रेसिडेंट थे दमित्री मेदवेदेव, उनके बीच में हुई थी ये। उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। इफेक्टिव हुई थी ये 5 फरवरी 2011 से। तो इस ट्रीटी के अनुसार, इस संधि के अनुसार क्या लिखा गया कि हर देश के पास ज़्यादा से ज़्यादा 1550 डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और दोनों देशों के पास, मतलब अमेरिका और रशिया के पास, ज़्यादा से ज़्यादा 700 डिप्लॉयड लॉन्चर यानी कि मिसाइल और बॉम्बर और 800 टोटल लॉन्चर हो सकते हैं। उसके अलावा दोनों देश एक दूसरे की फैसिलिटीज़ में जाकर के इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं कि कहीं आपके पास ज़्यादा तो नहीं है। तो वैसे तो ये ट्रीटी शुरुआत में 10 सालों के लिए थी, 2011 से लेकर 2021 तक के, लेकिन बाद में फिर इसको 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, तो अभी इसको 1 साल फिर से एक्सटेंड किया जा रहा है, इसलिए चर्चा में है, तो ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, स्टडी ग्रुप में शेयर करके। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि 2025 का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी। फिर पूछा था मेरा हु चोंगबा उत्सव, ये मनाया गया मणिपुर में। और एक बुक है आफ्टर मी चाओज एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर, को लिखा है एमजे अकबर ने। और आरबीआई के द्वारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्षेत्र के लिए किस संस्था को पहले स्वनियामक संगठन के रूप में मान्यता दी गई? फ्रेंच इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। विश्व कपास दिवस मनाया गया 7 अक्टूबर को। और 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन ये किया गया बारबाडोस में। केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने कहाँ से आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया? गुजरात। और भारत के एकमात्र मड वॉल्केनो में विस्फोट हुआ, ये मड वॉल्केनो कहाँ पर है? अंडमान निकोबार। उसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? फिलीपींस। और आखिरी प्रश्न था इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया भी संजू सैमसन को। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन करते हैं। तो कल पूछा विश्व बैडमिंटन महासंघ का अध्यक्ष अभी किसे बनाया गया? तो आंसर होगा खुनिंग पटामा को, जो कि थाईलैंड से हैं। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।